हाँ तो नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान की जो विशेषता है वो है सबसे लंबा और लिखित संविधान। देखिए, सबसे पहले हम लिखित संविधान पे बात कर लेते हैं। संविधान दो प्रकार का होता है, एक होता है लिखित और दूसरा होता है अलिखित या मौखिक, जिसको कह सकते हैं या अलिखित कह सकते हैं, जो भी आप कहें। ठीक है, लिखित संविधान जो है वो है अमेरिका का संविधान। और अगर हम मौखिक संविधान की बात करें तो वो है कहाँ का, अपना ब्रिटेन का संविधान। तो इस स्थिति में अगर हम देखें तो भारत का जो संविधान है उन्होंने अमेरिका का अनुसरण किया गया है। और जिस तरह अमेरिका के संविधान में लिखित स्वरूप है उसी तरह से भारतीय संविधान का भी लिखित स्वरूप है। तो एक विशेषता तो इसकी ये होगी। दूसरी हम बात करते हैं सबसे लंबा संविधान। तो सबसे लंबे संविधान पे हम बात करें तो इसमें हमको फैक्ट डालने पड़ेंगे। और फैक्ट ये है पहला कि ये जो संविधान है, भारत के संविधान जब 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 की हम बात करते हैं, इसकी विशालता की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। ये कब की बात कर रहे हैं, जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो 395 अनुच्छेद इसमें थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। तो इस तरह से एक बहुत ही विस्तृत संविधान ये था। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम इसको देखें, वर्तमान समय में हम इसको देखें, ये तो था 26 जनवरी 1950 के समय जब भारत का संविधान लागू हुआ उस टाइम के। अगर आज हम देखते हैं तो वर्तमान समय में हम बात करें तो वर्तमान समय में अनुच्छेद जो है वो बढ़ के हो गए 470। कितने हो गए? 470। वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो है वो अमूमन कितने हैं? 470। अनुसूचियां 4 और जुड़ गई और 4 अनुसूचियां जुड़ के वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। और भाग जो है वो वर्तमान में कितने हैं? 25। तो इस तरह से आप वर्तमान समय में हम देखें तो भारत का जो संविधान है वो बहुत ही विस्तृत संविधान है। ये डेटा अपने को याद रखना है कि 470 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग है। अब इसके अलावा हम एक छोटी सी चीज पे डिस्कस और करेंगे कि जो 8 अनुसूचियां जोड़ी गई, यानी 8 के बाद में 9, 10, 11 और 12, ये अनुसूचियां जो है वो किससे संबंधित है? तो देखिए, जो 9 नंबर की जो अनुसूची है वो प्रथम संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। और ये जो अनुसूची थी वो संपत्ति से संबंधित थी, भूमि की आवृत्ति से संबंधित थी। 10वीं अनुसूची जिसकी हम बात करें तो वो थी दल बदल से संबंधित। किससे संबंधित? दल बदल से। ठीक है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित थी, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दी गई थी। और 12वीं अनुसूची जो थी वो शहरी स्वायत्त शासन से संबंधित यानी नगर पालिकाओं से संबंधित थी। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कि 9वीं जो है वो भूमि आवृत्ति से संबंधित थी। पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में इसको जोड़ा गया था। दूसरी थी दल बदल, 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1986 52वां संशोधन था। और वर्ष की अगर हम बात करें तो वर्ष था 1986। ठीक है, फिर 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को दर्जा दिया गया 1993 में, तो उस टाइम पे ये जोड़ी गई 11वीं। और 12वीं जोड़ी गई शहरी स्वायत्त जो संस्था है उसके लिए इसको जोड़ा गया। ठीक है, अब उसके बाद में हम एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। जैसे इसमें 22 भाग हम बता रहे हैं, ठीक है, तो 22 से बढ़ के कितना हुए? 25। तो अगर भारतीय संविधान के जो भाग है उनकी हम बात करें तो टोटल भाग कितने हैं? 25 भाग। तो 25 भाग जो है उनमें पहले कितने थे? पूर्व में थे 22। अब 4 नए जुड़े। 4 क्या हुए? नए जुड़े। उन चारों पर हम थोड़ी सी बात यहाँ पे करेंगे। 4 नए कौन से जुड़े? एक तो था 4 के, दूसरा था 14 के, तीसरा था 9 के और चौथा था 9 के।
ये जो है ना, ये चार संविधान में ये चार नए भाग जोड़े गए, तो 22 और 4 कितने होते हैं, 26। और एक भाग ऐसा था इस 22 में से, उसको क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। एक भाग को क्या कर दिया गया, निरस्त किया गया। वो कौन सा था, 7वां। ठीक है, भाग 7 को जो है वो 1956 में निरस्त कर दिया गया था। तो एक कम हो गया और 4 नए जुड़ गए। 4 कह के अगर हम बात करें तो भारत के संविधान का जो भाग 4 क्या है, उसके अंदर है मूल कर्तव्य। आपको पता है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आपातकाल के दौरान 1976 में 42वें संविधान संशोधन की, कौन सा संविधान संशोधन था, 42वें संविधान संशोधन से इनको जोड़ा गया था। ठीक है, 14 क की बात करें तो इसमें है अधिकरण। 323 क और ख, दो अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं, 323 क और ख, और इसको भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही जोड़ा गया था। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं 9 क। 9 क जो है वो शहरी स्वायत्त शासन से संबंधित है, और ये जोड़ा गया कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और 9 ख की अगर हम बात करें तो यह है सहकारी समिति से संबंधित, सहकारी समिति। और सहकारी समिति को जो है ना, इसके माध्यम से क्या दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया, और ये जोड़ा गया 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। तो ये चीजें आपको विशेष तौर से याद रखनी है कि पहले 22 भाग थे, उसमें से एक 7वां जो भाग है उसको निरस्त कर दिया गया 1956 में, और वो जो है 4 नए भाग जोड़े गए। एक 4 के जो मूल कर्तव्य से संबंधित है और उसमें 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा। एक 14 का जो अधिकरण से संबंधित है, उसको भी 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा। एक 9 का जो शहरी शासन से संबंधित है, उसको भी 74वें संविधान संशोधन से संबंधित जोड़ा। और एक है 9 है जिसको जो सहकारी समिति से संबंधित है, और उसको 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा इसको जोड़ा गया। तो एक अपनी बात यहाँ पे हो जाती है कि भारत का संविधान सबसे लंबा है, लिखित है। ठीक है, तो ये होगा एक तो भारतीय संविधान की विशेषता। ठीक है, दूसरी विशेषता की हम बात करेंगे विभिन्न स्रोतों से विहित, कि भारत का जो संविधान है उसको विभिन्न प्रकार के स्रोतों से इसको लिया गया है। ये किसी एक चीज से नहीं आया, अलग अलग स्रोतों से इसको लिया गया है। तो देखिए किससे क्या लिया गया, ये हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्रोतों पे हम नजर डालें तो भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए 2/3 भाग, भारतीय संविधान का 2/3 भाग, एक बहुत बड़ा जो अपन कहते हैं पार्ट जो है, वो किससे लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब इसमें क्या क्या चीजें ली गई, जैसे भारत का संघीय तंत्र है, राज्यपाल का कार्यालय है, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग है, इसके अलावा आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण। इस तरह की जो चीजें है ना, वो किससे ली गई है, भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। कौन कौन सी, संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण। ये सारी की सारी चीजें जो ना अपने प्री के अंदर जो है वो पूछी जाती है कि निम्न में से कौन सा जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से नहीं लिया गया या लिया गया। तो ये चीजें अपने को याद होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान से। तो ब्रिटेन के संविधान में से जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो ली गई है, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद, 2 सदनवाद। ये जो चीजें हैं वो किसके संविधान से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। फिर हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो महत्वपूर्ण चीज ली गई है वो मूल अधिकार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, 2 चीजें ऐसी है जो इसमें परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। नीति निर्देशक तत्व जो है, नीति निर्देशक सिद्धांत की जिनकी हम बात करते हैं, वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, और मूल अधिकार जो है वो लिए गए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, और राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है, सॉरी 72 के तहत 61 के तहत लगाया जाता है, 72 में क्षमादान की शक्ति है।
तो 61 के तहत राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है और ये किससे लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो एक बार फिर से देखिए, मूल अधिकार लिए गए हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन है, उपराष्ट्रपति का पद है और राष्ट्रपति पे लगने वाला जो महाभियोग है ये किससे लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया। इसके बाद में हम आते हैं आयरलैंड के संविधान। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जैसे अपने पहले बात की, इसके अलावा राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति भी यहाँ से ली गई है और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, जो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है और वो जो सदस्य है वो किससे लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आगे हम चलते हैं, आगे हम बात करते हैं कनाडा के संविधान। देखिए, भारतीय संविधान ने लगभग 60 देशों के संविधान का निचोड़ है, 60 देशों ने कुछ ना कुछ उन्होंने लिया है। तो हम यहाँ मोस्ट चीजों को ट्रेस आउट करेंगे, मेन चीजों को यहाँ देखेंगे। तो फिर अगला है कि कनाडा के संविधान, तो क्या क्या लिया गया है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, राज्य के जो राज्यपालों की जो नियुक्ति की जाती है वो केंद्र द्वारा की जाएगी। ये कहाँ के संविधान से लिया गया? कनाडा के संविधान से लिया गया। और इसके अलावा उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, उच्चतम न्यायालय जो है उनका जो परामर्शी जो न्याय निर्णय का जो क्षेत्राधिकार है, अनुच्छेद 143 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय को जो परामर्शी अधिकार दिए गए ना, वो सारे के सारे अधिकार किस संविधान से लिए गए? कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात करें, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, कई बार पूछा जा चुका है। इसमें क्यों? क्योंकि इसमें समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। देखिए, 3 प्रकार की होती है, एक केंद्र सूची होती है, एक राज्य होती है और एक होती है समवर्ती सूची। तो जो समवर्ती सूची है वो किससे ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसके अलावा व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ठीक है, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108 की यहाँ पे बात हो रही है। अनुच्छेद 108 के तहत अगर विरोधाभास होता है दोनों सदनों में किसी मत पे, तो संयुक्त बैठक का प्रावधान है और वो संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से 3 चीजें ली गई है, आपको याद रखना है। पहली समवर्ती सूची ली गई है, दूसरी व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ली गई है, ठीक है, अनुच्छेद 19 के तहत, और तीसरी ली गई संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108 जिसकी हम बात कर रहे हैं वो इससे ली गई है। फिर उसके बाद में अब आते हैं जर्मनी का वाइमर संविधान, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो याद रखने वाली है। देखिए, यहाँ लोग क्या होता है, यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिए गए? क्या पूछा जाता है? आपातकालीन प्रावधान। हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं कि आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? आपातकालीन प्रावधान उपबंध जो है वो कहाँ से लिए गए हैं? 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए। लेकिन हम क्या लिख देते हैं कि जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए। नहीं, ऐसा नहीं है। जर्मनी के वाइमर संविधान से ये लिया गया कि जब आपातकाल लगता है तो उस समय मूल अधिकार जो स्थगित होते हैं उनके बारे में जो वर्णन है 20 और 21 को छोड़कर स्थगित होते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी और उनके जो प्रावधान है वो सारे के सारे कहां से लिए गए हैं? वो सारे के सारे जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। तो ये चीज अपने को याद रखनी है। उसके बाद में सोवियत संघ यानी पूर्ववर्ती जो वर्तमान में रूस है उसकी बात करेंगे तो उससे लिए गए मूल कर्तव्य। सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखते हैं कि मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? सोवियत संघ से लिए गए हैं, 4 कहने जो है। इसके अलावा प्रस्तावना में न्याय, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये जो 3 प्रकार के न्याय का जो आदर्श है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तो ये जो न्याय जो है ना तीनों के तीनों वो और मूल कर्तव्य, ये 2 चीजें भारत के संविधान में सोवियत संघ से ली गई है। तो इस तरह से अलग अलग देशों से कुछ ना कुछ भारतीय संविधान में लिया गया और उनको भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित करके जो है वो उसको संविधान में रखा गया। तो आपको ये याद रखनी है कि भारत का जो संविधान है, दूसरी विशेषता है कि इसके विभिन्न स्रोतों से विहित, यानी इसमें जो प्रावधान लिए गए हैं उनके अलग अलग स्रोत है। लगभग 60 से अधिक देशों के संविधान से और 1935 के अधिनियम को मिलाकर भारत का संविधान जो है वो बनाया गया है। अब उसके बाद में है एकात्मक की और झुकाव के साथ संघीय। देखिए, भारत का जो संविधान है उसमें एकात्मक के लक्षण भी हैं और
संघात्मक के लक्षण भी है। देखिए एकात्मक तो क्या होता है, एकात्मक में जो केंद्र होता है वो केंद्र सशक्त होता है, केंद्र क्या होता है, मजबूत होता है, केंद्र क्या होता है, मजबूत होता है। कुछ सामान्य सी चीजें इसमें होती है, ठीक है। और संघीय के अंदर क्या होता है कि जो शक्ति है उस शक्ति का विभाजन, शक्ति का जो विभाजन है वो किसमें होता है, केंद्र और राज्य दोनों के अंदर होता है, केंद्र प्लस राज्य दोनों में शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है। तो भारत का जो संविधान में कुछ विशेषताएं ऐसी है जो ये सिद्ध करती है कि ये एकात्मक है, जबकि कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो ये सिद्ध करती है कि ये संघीय है। जैसे अपने शक्तियों का विभाजन है, केंद्र राज्य संबंध है, इस तरह की चीजें जो है। लेकिन अगर अपन एकात्मकता की बात करें तो जैसे राज्यपाल का पद है, ये एकात्मकता की ओर संदेश देता है। इसी तरह से एकल न्यायपालिका है, एकल नागरिकता है, ये सारी चीजें जो है वो किस चीज की विशेषता है, एकात्मकता की विशेषताएं हैं। तो भारत का जो संविधान है वो एकात्मकता की ओर झुकाव लेते हुए संघीय संविधान है। फिर अगला है नम्यता और अनम्यता का समन्वय, नम्यता और अनम्यता का समन्वय, ठीक है। तो देखिए दो चीजें यहाँ पे ये, एक होता है नम्यता और एक होता है अनम्यता। नम्यता का मतलब होता है जिसमें आसानी से बदलाव कर दिया जाए, ऐसा संविधान जिसमें आसानी से क्या कर दिया जाए, बदलाव संभव हो। और अनम्यता का मतलब है जिसमें आसानी से बदलाव संभव नहीं हो। अब भारत का जो संविधान है उसमें दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें किस तरह से है कि अनुच्छेद 368 जो है, अनुच्छेद 368 को आपको याद रखना है, यहाँ पे इसका रेफरेंस देना जरूरी है। देखिए आपको आरपीएफसी के अंदर जब मेंस आप लिखोगे तो उसके अंदर फैक्ट डालना बहुत जरूरी है। और जब वहां आप ये लिख रहे हो कि भारत का संविधान नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है, तो उस समय आपको फैक्ट जरूरी है। तो आप 368 बताओगे कि अनुच्छेद 368 जो है उसके अंदर दो प्रावधान किए गए, संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद 368, और उसके अंदर कितने प्रावधान है, दो प्रावधान है। पहला प्रावधान तो क्या है कि जो संशोधन होगा वो किसके द्वारा होगा, वो सिर्फ केंद्र के दोनों सदनों के बहुमत द्वारा। और दूसरा उसके अंदर दे रखा है, और ये बहुमत कैसा होगा, विशेष बहुमत, ये भी ध्यान रखना, केंद्र के दोनों सदनों का बहुमत प्लस प्रत्येक सदन का विशेष बहुमत होना चाहिए, उसके द्वारा ये होगा। और दूसरा क्या होगा कि विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। अगर कोई संघीय विशेषता वाला प्रावधान है, जब हम इसको पढ़ेंगे अलग से तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जब संविधान संशोधन का पार्ट हम पढ़ेंगे, तो दो चीजें, दो ही प्रावधान इसके अंदर देखिए कई बार आपको तीन मिलेंगे, और तीसरा प्रावधान है वो कौन सा है कि साधारण बहुमत द्वारा, संसद के साधारण बहुमत, केंद्र का मतलब यहाँ मैं संसद से ले रहा हूँ, साधारण बहुमत द्वारा। देखिए साधारण बहुमत के द्वारा भी साधारण से जो अनुबंध होते हैं, साधारण से जो प्रावधान है उनमें संशोधन होता है। लेकिन ये एक साधारण परिपाटी है, अनुच्छेद 368 में सिर्फ दो ही प्रावधान है, ये याद रखना है। अनुच्छेद 368 में साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन का जो प्रावधान है वो नहीं है, ठीक है। उसमें सिर्फ दो प्रावधान है कि या तो दोनों सदनों के विशेष बहुमत से, या फिर विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति से। यदि कोई संघीय प्रवृत्ति वाला संघीय परिपाटी से संबंधित कोई संशोधन है, जैसे जीएसटी था, ठीक है, इस हिसाब का अगर कोई है तो फिर उसको आधे राज्यों की सहमति से। तो नम्यता तो इसलिए है कि सिर्फ केंद्र उसको संविधान संशोधित कर सकता है, अनम्य इसलिए है कि नहीं, केंद्र अकेला नहीं कर सकता, बल्कि आधे राज्यों की सहमति भी उसमें आवश्यक है। तो अगर राज्यों के हितों में कुठाराघात होगा तो वो उसको सहमति नहीं देंगे, और इस तरह से वो संविधान संशोधन लागू नहीं होगा। तो भारत का जो संविधान है वो नम्य और अनम्य दोनों का क्या है, मिश्रण इसमें है।
फिर अगला है, ये हो गया देखो 4 नंबर अपना हो गया। अब अपन आगे चलते हैं। अगला है सरकार का संसदीय स्वरूप। सरकार का संसदीय स्वरूप, भारत की जो सरकार है उसका वो ब्रिटेन से लिया गया है। सबसे पहले तो अपने पढ़ा कि संघीय स्वरूप, संसदीय स्वरूप कहां से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। ये इस तरह के फैक्ट आपको अपने आंसर में डालने पड़ेंगे, तभी आरपीएससी नंबर देती है। ठीक है, तो ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय स्वरूप। और संसदीय स्वरूप क्या है कि यहाँ की जो जनप्रतिनिधि है वो चुने जाएंगे जनता के द्वारा, और जनता जो है वो उनको चुन के भेजेगी और फिर वो शासन करेंगे। ठीक है, द्विसदन है भारत में। संसद का कौन कितने सदन है, द्विसदन। दोनों सदनों के नाम आपको लिखने पड़ेंगे, एक है लोकसभा और दूसरी है राज्यसभा। लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राज्यसभा राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। तो एक भारतीय संविधान की एक विशेषता ये भी हो गई। फिर अगली विशेषता संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। तो संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय किस प्रकार से है, इसको हम थोड़ा डिटेल से देखेंगे। देखिए, संसदीय संप्रभुता तो क्या होती है कि जहां संसद बड़ी होती है, और एक दूसरी चीज है न्यायिक सर्वोच्चता। संसदीय संप्रभुता का जो लक्षण है वो ब्रिटेन के संविधान का है कि वहां संसद जो है वो जो चाहे कर सकती है, किसी भी कानून को तोड़ मरोड़ के कैसे भी कर सकती है। और न्यायिक सर्वोच्चता जो है वो अमेरिका का लक्षण है। दोनों चीजों को आपको याद रखना है। ठीक है, संसदीय संप्रभुता में क्या होता है कि जो संसद होती है वो सर्वे सर्वा होती है। संसद क्या होती है, सर्वे सर्वा होती है, और वो किसी भी प्रकार का परिवर्तन कानून में या किसी भी प्रकार का नियम जो है कानून में परिवर्तन वो कर सकती है। और यहाँ न्यायिक सर्वोच्चता में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो संसद के लिए जो कानून बनाया ना, सभी कानूनों को अगर न्यायालय चाहे, सभी कानूनों को अगर न्यायालय चाहे तो कानूनों को क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है। तो दो चीजें यहाँ पे लागू होती है। पहला ये कि कानून में परिवर्तन कर सकती है संसद, तो वो संसदीय संप्रभुता होगी। और दूसरा ये कि वो न्यायिक सर्वोच्चता की बात अगर हम करते हैं तो न्यायिक सर्वोच्चता से मतलब होता है कि संसद के सभी कानूनों को वो रद्द कर सकती है। भारतीय संविधान ने क्या किया, इन दोनों में क्या कर दिया, समन्वय कर दिया। दोनों में क्या कर दिया, समन्वय। दोनों में समन्वय को अपनाया कि संसद जो है वो बहुत से कानूनों में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन अगर वो नियम विरुद्ध है, यदि वो संविधान से विरुद्ध है तो क्या होगा, अगर वो नियम विरुद्ध है तो न्यायपालिका उनको क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता दोनों के जो लक्षण हैं उन दोनों में भारतीय संविधान में क्या कर दिया गया, समन्वय कर दिया गया कि संसद एक बहुत बड़े भाग को क्या कर सकती है, संशोधित कर सकती है, लेकिन यदि वो संविधान के अनुरूप नहीं है तो न्यायपालिका जो है वो पुनरावलोकन के माध्यम से वापस उसको रद्द कर सकती है। इसलिए दोनों में समन्वय इसमें बनाया गया है। फिर अगला हम ये हो गया अपना, अगला हम चलते हैं मौलिक अधिकार। देखिए भारत ये जो संविधान है उसमें जो नागरिक हैं उनको मूल अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो भाग 3 जो है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35, ये आपको याद रखना। इस तरह से फैक्ट उसमें लिखने पड़ते हैं कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल जो संविधान था उसमें 7 अधिकार दिए गए। कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, 7। लेकिन वर्तमान में जो है उनमें क्या कर दी गई है, कमी कर दी गई है, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं।
मौलिक अधिकारों की हम बात करेंगे संविधान के तीसरे भाग में, मैंने आपको बताया तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन वर्तमान में किया गया है। पहला कौन सा? समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे तो इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। फिर पांचवा है सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। और छठवा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो ये सारे के सारे जो है वो क्या है? मूल अधिकार हैं जो व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं। अगर उनका हनन होता है तो व्यक्ति सीधे जो है वो कहा जा सकता है, हनन आदि होने पर न्यायालय जा सकता है और न्यायालय उसके लिए रिट जारी कर सकता है। तो व्यक्ति अगर सुप्रीम अनुच्छेद 32 के अंदर जो है वो खुद इस तरह का अधिकार दिया गया, इसको हम डिटेल में आके डिस्कस करेंगे। अगली है एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, सबसे पहली चीज तो देखिए एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका से तात्पर्य है कि एकीकृत का मतलब है कि पूरे देश के लिए एक ही है। ये ऐसा नहीं कि राज्य के लिए अलग है, पूरे देश की एक न्यायपालिका है। टॉप पे सर्वोच्च न्यायालय, अपन अलग से लेकर बात करते हैं। एकीकृत की अगर हम बात करें तो संपूर्ण देश के लिए एकल, मतलब राज्य के लिए अलग नहीं, पूरे देश के लिए एकल न्यायपालिका का प्रावधान किया गया। सबसे ऊपर जो है वो क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है। फिर उसके बाद में सभी राज्यों के उच्च न्यायालय हैं। फिर उसके बाद में जिला न्यायालय है। और फिर अधीनस्थ न्यायालय। तो इस तरह से एक संरचना जो है वो नीचे से ऊपर की ओर जा रही है कि एकीकृत न्यायालय जो है भारतीय संविधान में बनाया गया है। राज्य और संघ के लिए अलग अलग न्यायालय नहीं है, जबकि अमेरिका जो है वो अमेरिका में दोनों के लिए अलग अलग न्यायालय का प्रावधान है। राज्य न्यायालय, संघीय फेडरल कोर्ट अलग है और स्टेट के कोर्ट अलग है, जबकि यहाँ पर भारत के अंदर एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। अब दूसरी चीज, हमने इसमें दूसरा नाम पढ़ा था एकीकृत के साथ साथ स्वतंत्र। तो भारत का जो संविधान है वो न्यायपालिका को जो पूरी तरह से क्या करता है? स्वतंत्रता प्रदान करता है, किसी प्रकार का व्यवधान उसके अंदर उत्पन्न नहीं होने देता। जैसे इसके लिए अलग अलग से प्रावधान किए गए हैं कि न्यायालय की स्वतंत्रता के क्या प्रावधान है। तो एक तो चयन के अंदर जो है न्यायाधीशों का जो चयन होता है उसमें राजनीति को ज्यादा भागीदारी इसमें नहीं है, आगे पढ़ेंगे किस हिसाब से होता है। इसके अलावा उनके जो वेतन की अगर हम बात करें तो वेतन जो है वो किससे दिया जाता है? संचित निधि से दिया जाता है। इस तरह के फैक्ट आपको उसमें डालने पड़ेंगे कि न्यायालय की या न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। और सेवानिवृत्ति के बाद जो न्यायाधीश हैं उनको कहीं दूसरे कार्य में वो लग नहीं सकते, उसमें उनको जो है वो क्या किया गया है? रोक लगाई गई। इस तरह से 5 प्रावधान इसमें दिए गए। आगे जब हम न्यायपालिका पढ़ेंगे तो इसको एक एक डिस्कस अपन अच्छी तरह से करेंगे, ठीक है। तो ये हो गए सारे के सारे 8 मौलिक अधिकार हो गए। आगे हम चलते हैं। हाँ, अगला है देखो नीति निर्देशक सिद्धांत। मैंने आपको बताया कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए। सबसे पहले तो ये कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। दूसरी चीज अनुच्छेद, ये जो चौथा भाग है भाग 4 में है और इसमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के जो अनुच्छेद हैं उनके तहत नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के सामाजिक है, गांधीवादी है, उदारवादी है, 3 प्रकार के अलग अलग के हैं। ऐसा कोई विशेष वो नहीं है कि इसमें कोई विशेष डेडलाइन है, बाकी सामान्य रूप से मानते हैं। इसके अलावा अगला है मौलिक कर्तव्य। तो भाग 4 क्या के अंदर मौलिक कर्तव्य है? सरदार सरवण सिंह समिति
सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको लागू किया गया। और कब किया गया? 42वां संविधान संशोधन, 42वें संशोधन के द्वारा इनको लागू किया गया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मौलिक कर्तव्य 4 क्या में है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 में इनको लागू किया गया था। और ये कहां से लिए गए? पूर्व सोवियत संघ यानी रूस से इनको लिया गया, ठीक है। उसके बाद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। देखिए सबसे पहले भारत में वयस्क मताधिकार की अगर हम बात करें तो 1935 के अधिनियम में जो है वो इसके प्रावधान था। 1935 का जो भारत का संघीय अधिनियम था उसके अंदर इसका प्रावधान था। तो स्वतंत्रता के बाद जब भारत का संविधान बना तो उसमें अंदर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो 18 साल की उम्र में, 18 साल का यदि हो जाता है तो वो अपना वोट दे सकेगा, मत दे सकेगा। अब उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि उसकी आय क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका क्षेत्र क्या है। अपनी निर्वाचक नामावली में उसे नाम जुड़वाने का अधिकार होगा। ये जो चीज है वो की गई। पहले जो वयस्क मताधिकार की जो आयु थी वो थी 21 वर्ष। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहले उम्र कितनी थी? शुरू में 21 वर्ष। लेकिन 61वें संविधान संशोधन, 61वां संशोधन 1988 के द्वारा जो है, 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ। और 1989 में ये जो तारीख है, ये जो उम्र है उसको बढ़ा के कितना कर दिया? बैठा के कितना कर दिया? 18 वर्ष कर दिया। यानी उससे पहले तो वोट देने की, मत देने की जो उम्र थी वो 21 साल थी, 21 वर्ष थी। लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा 1989 में इस स्थिति को बढ़ाया, कम किया गया सॉरी, और 18 साल कर दिया गया। तो अब अनुच्छेद 325 के तहत, अनुच्छेद 325 में स्पष्ट लिखा है कि 18 साल का कोई भी व्यक्ति निर्वाचक नामावली में अपना नाम जुड़वा सकता है और फिर वो अपना मत दे सकता है। इस तरह भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। पर अगली बात हम करते हैं तो धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य की हम बात करेंगे, डिस्कस में डिटेल में करेंगे। देखिए भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है इसलिए कि ये किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पे मान्यता नहीं देता। क्यों नहीं? देखिए कोई भी संविधान धर्मनिरपेक्ष कब कहलाता है? जब वो किसी भी धर्म को जो मान्यता नहीं देता। दो चीजें यहाँ पे होती है धर्मनिरपेक्ष में। पहली, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। पहली क्या है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। और दूसरी है कि राज्य किसी धर्म को अन्य धर्म से प्राथमिकता या नहीं देगा। दो चीजें इसमें लागू होती हैं। पहले कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी अपना राष्ट्र धर्म किसी को घोषित नहीं किया गया और किसी अन्य धर्म के स्थान पे किसी धर्म को प्राथमिकता नहीं देगा। अब अपने को यहाँ पे देखिए सीधा 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान में वे कौन से प्रावधान है जो इसके धर्मनिरपेक्ष लक्षणों को दर्शाते हैं। मेंस में सीधे 10 नंबर के क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। हम यहाँ पे जब देखिए ये जो पढ़ते जा रहे हैं तो प्री और मेंस दोनों को साथ में कवर कर रहे हैं। तो यहाँ हम ये चीज देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से प्रोविजन से कैसे क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन सीधे 10 नंबर का पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष लक्षणों की विवेचना कीजिए या भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ हम एक एक उनको पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से प्रावधान है जो धर्मनिरपेक्षता को स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर एक शब्द जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष। हालांकि दूसरे शब्द 2 और जोड़े गए, उनकी हम बात यहाँ नहीं करेंगे तो यहाँ हम सिर्फ बात कर रहे हैं धर्मनिरपेक्षता की। तो सबसे पहले तो भारतीय संविधान ने ये किया कि 42वें संविधान संशोधन में 1976 में, ठीक है, भारत की जो प्रस्तावना है उसके अंदर धर्मनिरपेक्ष शब्द को ऐड कर दिया। पहला तो ये हो गया। दूसरा है कि
प्रस्तावना हर भारतीय नागरिक को आस्था, पूजा अर्चना और विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। प्रस्तावना में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक भारत के नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना और विश्वास करने की जो स्वतंत्रता है उसका सुरक्षा करती है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा और उसे कानून की समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी, यानी समानता का अधिकार। कौन सा? समानता का अधिकार। जो अनुच्छेद 14 है वो क्या कहता है कि कोई भी आदमी धर्म के आधार पे या किसी अन्य आधार पे जो है वो उसमें विभेद नहीं किया जाएगा कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, इसलिए इनमें आपस में कोई विभेद किया जाएगा। धार्मिक आधार पे किसी व्यक्ति में कोई प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। ये समानता का अधिकार प्रदान करता है। अगली अगर हम बात करें तो धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में इस चीज को कहा जाता है। अनुच्छेद 15 जो है वो विभेद का प्रतिषेध करता है, तो इसके अंदर इस बात को कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को के साथ धार्मिक भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16वें अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो अगला है कि सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। आगे हम पढ़ेंगे, मूल अधिकारों में इनको पढ़ने वाले हैं। लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, तो ये लोक नियोजन में अवसर की समानता, ये जो मूल अनुच्छेद है ये क्या कहता है अपने को? यही कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जो है ना वो नागरिक को जो सार्वजनिक सेवाएं हैं उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगला जो छठा है वो अनुच्छेद 25 की बात कर रहा है कि किसी भी धर्म को अपनाने और उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का समान अधिकार है, यानी किसी धर्म को मानने, अपनाने और उसकी विधियों के अनुसार पूजा अर्चना करने का व्यक्ति को अधिकार अनुच्छेद 25 के तहत दिया गया। इसको अंतःकरण की स्वतंत्रता भी कहते हैं। ठीक है, फिर अनुच्छेद 26 की बात करेंगे। 26 में भी ये प्रावधान किया गया है। वो क्या है कि हर धार्मिक समूह, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक धार्मिक समूह चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी हिस्से को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार होगा। यानी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर कुछ भी है तो उसको अपने उस जो धार्मिक मामले हैं उनके प्रबंधन करने का अधिकार उनको स्वयं को होगा। सरकार उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है, उसके बाद में है कि किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी धार्मिक जो है वो करों के समुदाय से क्या है? मुक्ति। मतलब कोई व्यक्ति अगर अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, ठीक है, तो उसे किसी प्रकार का टैक्स उससे नहीं लिया जाएगा, उसे किसी प्रकार का जो है वो कर नहीं लिया जाएगा। देखिए जो मेले लगते हैं उनमें कुछ वसूली की जाती है, तो वो वसूली जो की जाती है वो कर नहीं होता, वो शुल्क होता है। सरकार कह रही है किसी प्रकार का कर किसी से नहीं लिया जाएगा, लेकिन शुल्क लिया जा सकता है। शुल्क जो होता है वो ये होता है कि शुल्क एक ऐसी चीज है जिसके बदले सेवाएं दी जाती है। शुल्क ऐसी चीज है जिसके बदले क्या दी जाती है? सेवाएं दी जाती है। जैसे आप टैक्स ले रहे हो, शुल्क ले रहे हो, फीस ले रहे हो, उनसे टैक्स नहीं ले रहे हो, आप फीस ले रहे हो, तो आपने छाया की व्यवस्था कर दी मेले में, पानी की व्यवस्था कर दी, सफाई की व्यवस्था कर दी, इसके लिए शुल्क लिया जा सकता है, लेकिन उनसे कर नहीं लिया जा सकता। किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। अनुच्छेद 28 में साफ कहा गया कि कोई भी सरकारी संस्थान जो राज्य वित्त से पोषित है, अंशतः या पूरी तरह से, अगर राज्य वित्त से पोषित है तो उसके अंदर जो है वो किसी भी प्रकार के धार्मिक पढ़ाई नहीं करवाई जाएगी। आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे इसको। अगला है कि नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति के संरक्षित रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के अधिकार जो दे रखे हैं उसमें इसका प्रावधान किया गया है कि कोई भी, चाहे वो छोटा समुदाय हो चाहे बड़ा समुदाय हो, उसे अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को संरक्षित यानी उसको सुरक्षित रखने का अधिकार होगा, उससे बचाकर रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 29 में इस बात को कहा गया है। 11वां है अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने
और उन्हें संचालित करने का अधिकार होगा अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में ये चीज कही गई है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित कर सकेंगे और उनको संचालित भी कर सकेंगे, जैसे मदरसे और, ठीक है। और राज्य के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 सॉरी ये नीति निर्देशक तत्वों के तहत आता है। तो अनुच्छेद 44 के तहत कि राज्य के जो सारे नागरिक हैं उनके लिए सिविल प्रोसीजर कोड होगा, समान नागरिक संहिता होगी। यानी ऐसा नहीं कि हिंदू के लिए अलग प्रावधान है और मुस्लिम के लिए अलग प्रावधान है, सिख के लिए अलग है और ईसाई के लिए अलग है, नहीं, सभी धर्मों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई हो, इसके साथ साथ चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी के लिए जो समान नागरिक संहिता होगी, सिविल प्रोसीजर कोड होगा। अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया। तो इस तरह से भारत का जो संविधान है उसकी एक विशेषता जो है वो क्या है, धर्मनिरपेक्षता भी उसकी विशेषता है। तो इस तरह से देखिए कि अगर 10 नंबर का अपने को पूछा जाता है, 10 मार्कर का क्वेश्चन पूछा जाता है और आप इस तरह से 10 या 12 पॉइंट उसमें लिख देते हो मेंस में, तो निश्चित मानिए 8+ नंबर उसको देने पड़ेंगे, बशर्ते आपने उसमें अनुच्छेद लिखे हैं, आपने उसमें डेटा लिखा है, आपने उसमें फैक्ट लिखा है, तो 100% सत्य है कि आपको उसे नंबर 8+ देने पड़े। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगला अपना है एकल नागरिकता। देखिए भारत का कोई भी नागरिक है वो सिर्फ किसका नागरिक है, भारत का नागरिक है। राज्य की नागरिकता का प्रावधान यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। जबकि अमेरिका जो है वो, उस अमेरिका में क्या है, कोई भी नागरिक होता है वो उसको 2 नागरिकताएं दी जाती है, एक देश की दी जाती है और एक किसकी दी जाती है, राज्य की दी जाती है। तो इस तरह से वो राज्य और देश दोनों के अधिकारों का उपभोग करता है। लेकिन भारत में एकल नागरिकता है, कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी राज्य में निवास करता है, वो जो है वो कहाँ का निवासी है, कहाँ का नागरिक है, तो वो भारत का नागरिक है। और जो अनुच्छेद 5 से 11 के अंदर जो है नागरिकता के बारे में विशिष्ट उल्लेख इसमें किया गया है। हालांकि आरएस के अंदर नागरिकता का टॉपिक अपने सिलेबस में नहीं है। उसके बाद में है स्वतंत्र निकाय। देखिए एक संसद होती है, एक विधानमंडल होता है, लेकिन भारत का जो संविधान है उसमें एक नई विशेषता है स्वतंत्र निकाय, जैसे आरपीएससी, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, कैग, ये इस तरह के स्वतंत्र निकाय हैं जिनको स्वतंत्र स्वायत्त ऑटोनोमस बॉडी है और जिनको जो है वो अपने विशेष कार्य करने के लिए संवैधानिक रूप से बनाया गया। जैसे आरपीएससी की और यूपीएससी की अपन बात करें तो अनुच्छेद 315 से 323 के अंदर इनके प्रावधान है। कैग की बात करें तो 148 से 151 में इसका प्रावधान है। तो भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता है कि संसद और विधानमंडल के अलावा यहाँ कुछ स्वतंत्र निकाय भी का प्रावधान भी इसमें किया गया है। उसके बाद में त्रिस्तरीय सरकार। देखिए संसद होती है पहला स्तर, दूसरा विधानमंडल दूसरा स्तर। अब तीसरा स्तर कौन सा रह गया, तो तीसरा स्तर रह गया नीचे पंचायती राज, यानी पंचायत और जो नगर पालिका स्थानीय प्रशासन जिसको कह सकते हैं, वो जो है वो क्या है, तीसरा स्तर है। और ये प्रावधान सिर्फ किसमें मिलता है, भारत के संविधान में मिलता है। तो ये भारतीय संविधान की एक विशेषता होगी कि 3 स्तर हो गए, केंद्र लेवल पे हो गया, राज्य स्तर पे हो गया और इसके साथ साथ स्थानीय स्तर पे भी जो है वो सरकार का प्रावधान किया गया है। और स्थानीय स्तर पे सरकार का प्रावधान 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। ये सबको पता है क्योंकि एक आदमी जो आरएस की तैयारी कर रहा है, जो आरएस की पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है, वो अच्छी तरह से जानता है कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो स्थानीय प्रशासन है उसको क्या दिया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। क्या दिया गया था, संवैधानिक दर्जा। तिहत्तरवें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। उसके बाद में अंतिम अपना है आपातकालीन प्रावधान। ये भी एक भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है। 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है, 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। 352 जो है वो उसमें वो है सशस्त्र विद्रोह का, यानी बाहरी आपातकाल, कोई संकट आ जाए तो। 56 जो है जब किसी राज्य की सरकार जो है
वो अच्छी तरह से कार्य नहीं कर रही है, या अनुच्छेद 365 के तहत जब आपातकालीन प्रावधान पढ़ेंगे बहुत विस्तृत तौर से इसको पढ़ने वाले हैं। अनुच्छेद 365 के तहत जब राज्य केंद्र के किसी निर्देश को मानने में असमर्थ हो जाए या स्वयं इनकार कर दे, तो वहां की जो शासन है वो उसको निलंबित करके वहां का जो शासन है वो किसको दे दिया जाता है, केंद्र को दे दिया जाता है। तो एक तरह का आपातकाल राज्य आपातकाल कह सकते हैं। और 360 है जब भारतीय साख को खतरा उत्पन्न हो जाए तो वित्तीय आपातकाल, ये होता है कौन सा आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। तो 3 प्रकार के आपातकाल इसमें है। आप पे ध्यान दें, आपातकाल 1935 के अधिनियम से लिया गया। आपातकालीन प्रावधान जो है वो कहां से लिए गए हैं, 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। लेकिन आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन जो होता है, मैं फिर से ध्यान दें इस बात पे, आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकारों का निलंबन होता है वो निलंबन किससे लिया गया है, जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, यहाँ पे अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। 3 प्रकार के हो गए, 352, 356 और 360। 1935 के अधिनियम से इसको लिया गया। तो ये था अपना भारतीय संविधान की विशेषताएं। हमने डिटेल में इनको एक एक करके पढ़ाया। ये पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। और आपसे एक बार फिर से अंत में निवेदन है कि हम अगले चैप्टर में वापस आपके साथ उपस्थित होंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, अपने साथियों में शेयर करें। पूरी तरह से आरएस डेडिकेटेड जो है वो सीरीज हम चलाएंगे। अभी पॉलिटिकल साइंस चला रखी है, आगे हम और भी सीरीज चलाएंगे। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि कैसे भी करके जो है वो आपको आरएस की जो पूरी तैयारी, कंप्लीट तैयारी जो है वो फ्री में करवाई जाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, कमेंट्स करें और बताएं कि इसमें और क्या क्या सुधार हम कर सकते हैं। धन्यवाद।